अर्जेंटीना का शहर ब्यूनोस एयरिस। शाम का वक्त था और शहर की सड़कें कुछ ज़्यादा ही शांत थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और दूर से बादलों के गरजने की आवाज़ें आ रही थी। एक सुनसान सड़क के किनारे दो बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली गाड़ियां एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। देखने में तो ये एकदम नॉर्मल सी बात थी और इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उन दोनों गाड़ियों के अंदर कुल मिलाकर 7 आदमी बैठे थे। वो बिल्कुल चुपचाप थे और उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि वो टेंशन में हैं। वो लोग बहुत ही अलर्ट दिख रहे थे। कौन थे ये लोग? असल में ये लोग इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स थे। उनकी नज़रें सामने बने बस स्टॉप पर ही टिकी हुई थी। उनके लिए हर सेकंड काटना बहुत भारी लग रहा था। इन लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि आज रात को एक आदमी बस रूट नंबर 203 से उतरेगा और अपने घर की तरफ चलेगा। और थोड़ी ही देर में एक बस आई। बस के दरवाजे खुले, उनमें से लोग उतरे, लेकिन वो नहीं उतरा। ये देखकर टीम में बेचैनी फैल गई। वो सोचने लगे कि क्या उनकी इन्फॉर्मेशन गलत थी? क्या वो गलत जगह पर आ गए हैं? क्या उनकी सालों की मेहनत बेकार चली गई थी? 2 एजेंट्स गाड़ी से बाहर निकले और अपनी गाड़ी का बोनट खोलकर खड़े हो गए। वो ऐसे दिखा रहे थे जैसे उनकी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो और वो उसे फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद दूर से एक और बस आती हुई दिखाई दी। इस बार उस बस में से 2 लोग उतरे। उनमें एक औरत थी और एक आदमी था। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, वहाँ खड़े एजेंट्स ने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। कौन था ये आदमी? ये शांत साधारण सा दिखने वाला मिडिल एज आदमी। ये दुनिया के सबसे बड़े अपराधों में से एक अपराध का पूरा करता धरता था। अपने टाइम में जब उसके पास पावर थी, तब उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। ये आदमी पिछली बार 15 साल पहले देखा गया था। 15 साल से ये आदमी बिल्कुल गायब था, लेकिन आज इस आदमी को तलाश करने वाले शिकारियों ने अपना शिकार ढूंढ ही लिया। इस आदमी का नाम था एडोल्फ आइशमैन और ये कहानी है उस आदमी को ढूंढने की जिसने हिटलर के टाइम पर यूरोप में होलोकॉस्ट में लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। जनवरी 1942 बर्लिन के बाहरी इलाके में एक झील के किनारे एक आलीशान और खूबसूरत बंगला था। सर्दियों का टाइम था और पूरा बंगला बर्फीली वादियों में ढका हुआ था। बाहर से देखो तो ऐसा लगता था जैसे किसी अमीर आदमी के आराम करने की जगह होगी। लेकिन उस दिन इस बंगले में इतिहास का सबसे काला चैप्टर लिखा जाने वाला था। एक एक करके नाजी जर्मनी के 15 बड़े अधिकारी वहां पहुंचे। ये अधिकारी कोई मामूली लोग नहीं थे और ना ही ये कोई अनपढ़ लोग थे। इनमें लॉयर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स थे। इनमें से 8 के पास तो डॉक्टरल डिग्री थी। ये सब लोग जाकर एक कॉन्फ्रेंस रूम में गए और वहाँ एक कॉन्फ्रेंस टेबल के इर्द गिर्द जाकर बैठ गए। फिर इन्होंने एक ऐसे प्लान पर चर्चा शुरू की जिसे एडोल्फ हिटलर कई सालों से आगे बढ़ा रहा था। मीटिंग का एजेंडा बहुत सिंपल था। यूरोप के यहूदियों का क्या किया जाए? असल में इन नाजीज के पास इसका जवाब पहले से ही तैयार था। उन्होंने जवाब का नाम दिया फाइनल सॉल्यूशन। ये 2 शब्द सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके पीछे इनका बहुत ही भयानक मकसद छुपा हुआ था। और वो मकसद था यूरोप के लाखों यहूदी मर्दों, औरतों और बच्चों का सिस्टमैटिक तरीके से सफाया। ये मीटिंग कुछ ही घंटे में ख़त्म हो गई। इस मीटिंग में किसी को इस मीटिंग के डिसीजन से डिसएग्रीमेंट नहीं था। सब एक मत थे कि यहूदियों को ख़त्म करना है। बहस तो प्रोसेस पर हुई। इनको ले जाने के ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इनका लॉजिस्टिक क्या होगा। इन लोगों के आपस में छोटे मोटे मतभेद थे, लेकिन कोर आइडिया पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। यानी इस मीटिंग में फैसला हो चुका था कि एक पूरी कौम को इकट्ठा करो, फिर उन्हें किसी खास जगह पर डिपोर्ट करो और वहाँ उन्हें ख़त्म कर दो। उस मीटिंग में एक आदमी था जो बाकियों से अलग था।
वो कोई बहुत बलशाली या ताकतवर इंसान नहीं था, ना ही वो कोई सबसे ज़्यादा कैरिस्मेटिक इंसान था, लेकिन पर्सिक्यूशन की मशीनरी को वो सबसे बेहतर समझता था। उसका नाम था एडोल्फ आइशमैन। उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, अपने मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग भी उसने अधूरी ही छोड़ दी थी। देखने में वो एक बिल्कुल साधारण सा आदमी दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी, और वो थी उसकी एम्बिशन। 1930 के दशक में जब जर्मनी में राजनीतिक उथल पुथल जोरों पर था, तब आइशमैन ने अपने लिए एक मौका देखा। नाजी पार्टी हर इलेक्शन में और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। आइशमैन समझ गया था कि इस पार्टी से निष्ठा से जुड़े रहना ही उसकी खुशहाल जिंदगी के रास्ते का टिकट है। 1932 में जब वो 26 साल का था, तब वो हिटलर के कोर ग्रुप एसएस में शामिल हो गया। ये हिटलर का सबसे खतरनाक संगठन था। बाकी नाजी लीडर्स की तरह आइशमैन कोई जंग के मैदान का कमांडर नहीं था, वो तो कागजी कार्रवाई करने वाला इंसान था। उसका हथियार था ब्यूरोक्रेसी, कागज, फाइलें और रिकॉर्ड्स। धीरे धीरे वो यहूदियों के मामले में एक्सपर्ट बन गया। उसका काम था यहूदियों के अधिकार छीनने के नए नए तरीके ईजाद करना, उन्हें पब्लिक लाइफ से बाहर करना और उन्हें जर्मनी से बाहर निकालना। लेकिन इस बार नाजी लीडरशिप कुछ और ही चाहती थी। उस बंगले में मेज के इर्द गिर्द बैठे लोग ये नहीं सोच रहे थे कि यहूदियों को मारना है या नहीं, वो तो ये तय कर ही चुके थे कि यहूदियों को ख़त्म करना है। इनके बीच इस बात को लेकर कोई संशय नहीं था। उनका डिसीजन तो इस बात पर चल रहा था कि वो ये करेंगे कैसे। 2 घंटे से भी कम समय में इस पूरे काम का फ्रेमवर्क तय हो गया। फैसला किया गया कि यहूदियों को पूर्व की तरह डिपोर्ट किया जाएगा, कुछ को काम करते करते मार दिया जाएगा और बाकियों को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ये शब्द सुनने में तो बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब इतना इनोसेंट था नहीं। ये तो एक मास मर्डर के बदले इस्तेमाल करने के लिए सॉफ्ट वर्ड्स थे, लेकिन इनका असली मतलब मास मर्डर ही था। आइशमैन ने ये सब डिसीजंस रिकॉर्ड किए, फिर उसने इस पॉलिसी को रियलिटी में बदलने का काम शुरू किया। उसने खुद कोई गोली नहीं चलाई, खुद कंसंट्रेशन कैंप्स में गार्ड नहीं बना। उसने इन सबसे कहीं ज़्यादा खतरनाक काम किया। उसने जेनोसाइड को एकदम एफिशिएंट बना दिया। अपने ऑफिस से आइशमैन ने जर्मनी द्वारा कंट्रोल्ड पूरे यूरोप में यहूदियों का डिपोर्टेशन कोऑर्डिनेट किए। इन यहूदियों को कैदी बनाकर ट्रेन्स के द्वारा कैंप्स में ले जाया जा रहा था। उसने इन ट्रेन्स के शेड्यूल मैनेज किए। उसने लाखों लोगों को उनकी मौत की तरफ ले जाने का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क चलाया। उसके बनाए हुए सिस्टम में हर ट्रेन डिपार्चर उसके खाते में एक आइटम बन गई। हर डिपोर्टेशन सिर्फ एक लॉजिस्टिकल समस्या थी। उसके लिए यहूदी पीढ़ी सिर्फ नंबर्स थे और उनकी हत्याएं सिर्फ एक प्रोसेस। और इन सबको इतना एफिशिएंटली मैनेज करने के कारण एडोल्फ आइशमैन हॉलोकॉस्ट का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बन गया। उसने इनके क्रेमेशन प्रोसेस को इतना ऑप्टिमाइज किया कि हर लाश सिर्फ 2 मुट्ठी राख में बदल जाती थी। उसने बॉडीज को ओवन से निकालने के लिए बेल्ट कन्वेयर्स लगाए। उसकी मदद से नाजीज ने 60 लाख लोगों को मार डाला। ये नरसंहार तो तब रुका जब 1945 में जर्मनी की हार हो गई, हिटलर मारा गया और नाजी रेजिम ढह गई। आइशमैन की दुनिया बिखर गई। जब लड़ाई खत्म हुई, उस वक्त आइशमैन ऑस्ट्रिया में अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ था, लेकिन वो जानता था कि अब वो यहाँ ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकता है। उसने अपने परिवार को अपने अंकल के पास छोड़ा और वहाँ से भाग निकला। उसने जर्मन एयरफोर्स के एक लोअर रैंक सिपाही की वर्दी पहनी और अपना नाम रखा ऑटो बार्ट। ये उसका पहला नकली नाम था। कुछ ही दिनों बाद एलाइड सेनाओं ने उसे ऑस्ट्रिया में पकड़ लिया और उसे प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया। लेकिन उस दौर में यूरोप में बहुत अफरा तफरी थी, वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी। आइशमैन को मौका मिला और वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद वो जर्मनी ऑस्ट्रिया बॉर्डर की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ यूएस सोल्जर्स ने उसे एक बार फिर से पकड़ लिया। इस बार एक टैटू ने उसकी पोल खोल दी। उसकी बाईं बाजू के नीचे एक बड़ा सा ए बना हुआ था। ये उसके ब्लड टाइप को इंडिकेट करने के लिए लिखा था। एसएस के बहुत से लोगों ने लड़ाई के दौरान ये टैटू लगवाया था।
लेकिन अब इसी टैटू ने उसे एक्सपोज कर दिया। अब वो एसएस का मेंबर होने से इनकार नहीं कर पाया, लेकिन पूछने पर उसने अपना नकली नाम बताया, ऑटो एकमैन, और उसने कहा कि मैं तो बस एक छोटा सा मुलाजिम था। अमेरिकन्स ने उसकी बात मान ली और उसे मिलिट्री कोर्ट भेजने के बजाय बावरिया के लेबर कैंप्स में भेज दिया। लेबर कैंप में उसे ठीक ठाक ट्रीटमेंट मिला, वहाँ उसे नॉर्मल खाना मिल जाता था और कुछ टाइम बाद तो उसे सिगरेट्स भी मिलने लग गई। लेकिन एचमैन ये बात जानता था कि जितने भी दिन छुप जाओ, एक ना एक दिन कोई तो पहचान ही लेगा। इसलिए उसने एक नर्स से दोस्ती कर ली। नर्स ने उसके लिए कुछ कपड़े स्मगल किए और एक दिन एक किसान की वेशभूषा में एचमैन उन कंटीली तारों के पार निकल गया। वो जर्मनी के उत्तर तक पहुंच गया। यहाँ उसने अपने लिए एक नया नाम ऑटो हेनिंगर चुन लिया और इसी नाम से वहाँ रहना और काम करना शुरू कर दिया। पहले उसने लकड़हारे का काम किया और उसके बाद मुर्गी पालने का। कुछ सालों तक तो किसी को शक नहीं हुआ, उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक तरीके से निकल रही थी। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद तो बहुत आती थी, लेकिन वो पकड़े जाने के डर से उनसे कभी मिलने नहीं गया। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि उसका एक पुराना नाजी साथी अब अर्जेंटीना में रह रहा है। अर्जेंटीना उन गिने चुने देशों में था जिन्होंने हिटलर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर बहुत देर से की। बहुत से नाजी क्रिमिनल्स वहाँ भाग रहे थे और अर्जेंटीना उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहा था। उसने थोड़ी कोशिश की तो जर्मनी के हैम्बर्ग में उसका एसएस के एक पुराने आदमी से कनेक्शन हो गया। उस आदमी ने एचमैन को रैट लाइन्स के बारे में बताया। अब ये रैट लाइन्स क्या है? ये रैट लाइन वो सीक्रेट रूट्स थे जो नाजीज कैथोलिक चर्च की मदद से यूरोप से निकलने के लिए इस्तेमाल करते थे। आइशमैन ने भी फैसला किया कि उसे भी अर्जेंटीना जाना है और इसके बाद वो इटली होते हुए साउथ अमेरिका पहुंच गया। वहीं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक और आदमी था जिसका नाम था फ्रिज बावर। वो एक यहूदी प्रोसिक्यूटर था और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला था। 1930 के दशक में वो जर्मनी में एक जज था, एक यंग जज, और एक यंग जज के तौर पर वो डेमोक्रेसी की वकालत करता था और नाजियों को ये पसंद नहीं आया। 1933 में उन्होंने उसे लॉकअप में बंद कर दिया और उसके बाद उसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी कुछ महीनों तक बंद रखा गया। उससे पूछताछ की गई, उसे मारा पीटा गया और फिर उसको कोर्ट रूम से बैन कर दिया गया। वो शायद होलोकॉस्ट में इसलिए बच गया क्योंकि उसने टाइम पर देश छोड़ दिया था। हिटलर की हार के बाद वो वापस जर्मनी आ गया, उसी जगह पर जहां उस जैसे लोगों को सालों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था। उसने वहाँ फिर से वकालत शुरू कर दी और वकालत करते हुए उसने अपनी एक ज़बरदस्त पहचान बनाई, एक ऐसे लॉयर की पहचान जो नाजी जर्मन्स को उनके काले अतीत का आईना दिखाता था। पश्चिम जर्मनी ऑफिशियली तो डेमोक्रेसी था, लेकिन जस्टिस सिस्टम में अभी भी नाजी घुसे हुए थे। जजेस, प्रोसिक्यूटर, सिविल सर्वेंट सब एक दूसरे को जानते थे जैसे पुराने दोस्तों। फ्रिज बावर इस दुनिया में बाहर का बंदा था। जब भी वो कोई केस लड़ता था तो उसे ऐसा लगता था कि वो दुश्मनों के बीच जाकर केस लड़ रहा है, लेकिन इस बात से वो रुका नहीं। उसके अपनी लाइफ में सिर्फ दो मकसद थे। एक था कि सच्चा डेमोक्रेटिक जस्टिस सिस्टम बनाना जो सिर्फ नाम के लिए ना बना हो लेकिन असल में डेमोक्रेटिक हो, और दूसरा था नाजी टाइम के क्रिमिनल्स को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करना। एक तरह से फ्रिज बावर एक नाजी हंटर बन गया और उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर था एडोल्फ आइशमैन। एक दिन उसे एक अनजान चिट्ठी आई। ये चिट्ठी अर्जेंटीना से आई थी। चिट्ठी भेजने वाले ने लिखा कि वो जानता है कि एडोल्फ आइशमैन कहाँ छुपा है। उसने लिखा कि उसकी बेटी ने आइशमैन के बेटे को डेट किया था और आइशमैन के बेटे ने उसकी बेटी को बहुत घमंड से बताया था कि उसके बाप ने नाजी टाइम में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेटर में एड्रेस भी था। अब बावर के सामने एक समस्या थी। अगर अपनी सरकार के थ्रू ऑफिशियल एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट वो करता तो आइशमैन को खबर हो सकती थी, क्योंकि जर्मनी के बहुत से अधिकारियों का पास नाजी था और वो आइशमैन जैसे वांटेड क्रिमिनल को टिप ऑफ कर सकते थे। ये सोचकर बावर ने इस लेटर के बारे में किसी को नहीं बताया
और उसने अकेले ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ऐसा करते हुए उसने अपनी पोजीशन दांव पे लगा दी और शायद उसने कोई कानून भी तोड़ दिया होगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से आइशमैन को इस बात की भनक लग जाए और वो वहाँ से भाग जाए। बाबर ने सोचा कि हॉलोकास्ट से बचे हुए लाखों लोग इजराइल में हैं। इजराइल आइशमैन को ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेगा। ये सोचकर उसने इजराइल के एम्बेसडर से कांटेक्ट किया। उसने एम्बेसडर से कहा, अगर इजराइल आइशमैन को पकड़ लेता है तो ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। एम्बेसडर को ये बात अच्छी लगी और उन दोनों के बीच में एक डील हो गई। बाबर इंटेल देगा और इजराइल एक्शन लेगा। इजराइल ने मोसाद के एक एजेंट को अर्जेंटीना भेजा। एजेंट उस एड्रेस पर गया जो उस लेटर में लिखा था। एजेंट ने सोचा कि शायद कोई बहुत बड़ी स्टेट होगी, कोई बहुत बड़ा बंगला होगा जहां आइशमैन रह रहा है, क्योंकि उसे लगा कि एक पुराना सीनियर नाजी ऑफिशियल, उसकी शान शौकत तो बहुत ही अलग होगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे देखने को क्या मिला? एक कच्ची सड़क पर एक टूटा फूटा छोटा सा घर। एजेंट को लगा ये एडोल्फ आइशमैन का घर नहीं हो सकता और एडोल्फ आइशमैन इस जगह पर नहीं रह सकता, इसलिए वो बिना कुछ कंफर्म किए वहाँ से वापस चला आया। मोसाद ने अपने एजेंट की इनपुट पर भरोसा कर लिया कि वहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद मोसाद को बार के इंटेलिजेंस पर शक होने लगा और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोक दिया। लेकिन बार ने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की जिसने अर्जेंटीना से उसे चिट्ठी लिखी थी। ढूंढने पर पता चला कि वो आदमी लगभग अंधा है और वो तो ब्यूनोस एयरीज में रहता भी नहीं है। ये सुनकर मोसाद ने पूरे मिशन को बंद करने का डिसीजन ले लिया। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब सी घटना हुई। कुछ ही महीनों में 3 अलग अलग लोगों ने बाबर से कांटेक्ट किया। इनमें से एक था जर्मनी का अर्जेंटीना में एम्बेसडर और दूसरा था फेडरल क्रिमिनल पुलिस का एक अधिकारी और तीसरा था नाजी वॉर क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी का हेड। कमाल की बात यह थी कि इन तीनों ने बाबर से एक ही बात कही, आइशमैन अर्जेंटीना में नहीं है, वो शायद मिडल ईस्ट में कहीं है। 3 अलग अलग लोग बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के आइशमैन के बारे में एक ही बात कर रहे थे, तो बाबर को उसमें कुछ गड़बड़ लगी। जब उसने इन तीनों का बैकग्राउंड चेक करवाया तो तीनों का नाजी बैकग्राउंड निकला। ये वही ओल्ड बॉयज नेटवर्क था जिस पर उसे हमेशा से शक था। बाबर ने भी एक चाल चली। 1959 में उसने एक प्रेस रिलीज जारी की, आइशमैन कुवैत में कहीं छुपा है और जर्मनी कुवैत से उसके एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट करने वाला है। ये बाबर का बुना हुआ एक जाल था ताकि आइशमैन खुद को सेफ महसूस करे। इसी बीच पर्दे के पीछे से बाबर इजराइलीज को अर्जेंटीना की लीड फॉलो करने के लिए प्रेशर देता रहा। बाबर को दिख रहा था कि आइशमैन की गिरफ्तारी पहुंच के अंदर थी, लेकिन इजराइल अभी भी झिझक रहा था। मोसाद जानता था कि बिना ऑफिशियल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के कोई भी कदम उठाने से एक बड़ा डिप्लोमेटिक विवाद बन सकता था। इजराइल एक नया देश था और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। अर्जेंटीना से उसके अच्छे संबंध थे और साउथ अमेरिका में बहुत सारे यहूदी रहते थे, यानी कि इजराइल का बहुत कुछ दांव पर था। लेकिन ये एक मौका भी था एक बड़े नाजी क्रिमिनल को पकड़ने का, और इजराइल वो इस मौके को छोड़ना भी नहीं चाहता था। बहुत सोच विचार के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन ने इस मिशन को हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा कि मिशन ऑन है, लेकिन ये एक सीक्रेट मिशन रहेगा। इसका मतलब ये कि आइशमैन को अर्जेंटीना से किडनैप करना पड़ेगा। इसके बाद मोसाद के चीफ आइजर हैरेल ने खुद इस ऑपरेशन की प्लानिंग की, क्योंकि ये कोई रूटीन असाइनमेंट नहीं था। हैरेल ने खुद इस काम के लिए टीम चुनी और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन फिनाले। इसमें 7 एजेंट्स चुने गए। इन एजेंट्स में से लगभग सभी ने हॉलोकास्ट में अपने परिवार के लोगों को खोया था, तो उनके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, उनके लिए ये अपने परिवार का बदला भी था। मिशन शुरू होने के बाद मोसाद ने आइशमैन की नई लोकेशन ट्रेस की। ये नई लोकेशन ब्यूनोस एयरीज के उत्तर में एक सैन फर्नांडो नाम के एक छोटे से टाउन में थी। यहाँ गैरिबल्डी स्ट्रीट के 14 नंबर घर पर
आइशमैन के रहने की खबर मिली। एक एजेंट वहां चुपचाप गया और उसने वहां की सर्वेलेंस शुरू कर दी। उसने कई फोटोज लिए, उसने पड़ोसियों से बात की और पड़ोसियों ने उसे बताया कि यहाँ रहने वाले आदमी का नाम रिकार्डो क्लेमेंट है। बावर की फाइल्स के मुताबिक ये वही नाम था जो आइशमैन ने साउथ अमेरिका आने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी 100% कंफर्मेशन नहीं हुआ था। आइशमैन की आखिरी फोटो 15 साल पुरानी थी। अब वो आदमी बूढ़ा हो चुका था, उसका चेहरा बदल गया था, इसलिए एजेंट्स ने उसके घर की निगरानी शुरू कर दी। उसके घर में एक औरत थी और बच्चे थे। इन सब की उम्र आइशमैन की पत्नी वेरा और उसके बेटों से मैच करती थी। लेकिन सबसे बड़ा क्लू तब मिला जब एक दिन एजेंट ने उसके घर में कुछ सेलिब्रेशन होते हुए देखा। जब आइशमैन के रिकॉर्ड चेक किए गए तो उस दिन एडोल्फ आइशमैन और वेरा की शादी की 25वीं सालगिरह थी। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। मोसाद को यकीन हो गया था कि ये आदमी ही एडोल्फ आइशमैन है। लेकिन अभी एक और बात कंफर्म करनी थी, वो ये कि आइशमैन काम कहाँ करता है। सर्वेलेंस टीम ने पता लगाया कि वो ब्यूनो एरिस के बाहर मर्सिडीज बेंज के एक प्लांट में काम करता है। वो हर शाम बस नंबर 203 से घर आता है, गैरिबल्डी स्ट्रीट के पास उतरता है और पैदल घर जाता है। ये उसका नॉर्मल रूटीन था और यही रूटीन उसकी कमज़ोरी बन गया। 11 मई 1960 को इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का दिन चुना गया। इस ऑपरेशन के लीड एजेंट का नाम था पीटर मैल्किनी। उसे आइशमैन को बस से उतरते ही पकड़ना था। मैल्किन ने अपने ग्लव्स पहने। ऐसा उसने ठंड की वजह से नहीं किया। उसने इसलिए ग्लव्स पहने क्योंकि लाखों यहूदियों की मौत के जिम्मेदार उस आदमी को नंगे हाथ से छूने का ख्याल उसे बीमार कर रहा था। मैल्किन की अपनी बहन फ्रूमा को उसके बच्चों सहित हॉलोकास्ट में मार दिया गया था। उस रात वो उनके लिए भी आइशमैन को पकड़ना चाहता था। आखिरकार वो रात आ गई। रात के करीब 8 बजे बस नंबर 203 आई और आकर रुकी। बस में से आइशमैन उतरा। उसने अपनी कोट का कॉलर ठीक किया और अपने घर की तरफ चलने लगा। मैल्किन सड़क के किनारे अपनी कार के पास उसका बोनट खोलकर खड़ा था। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वो कोई मैकेनिक हो और उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आ रखी हो। जैसे ही आइशमैन पास से गुजरा, मैल्किन ने स्पेनिश में पूछा, उन मोमेंटो सीनियोर, जिसका मतलब है कि एक पल रुकिए साहब। आइशमैन रुका और फिर मैल्किन आइशमैन पर लपका। दोनों जमीन पर गिर पड़े। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हुई और दोनों सड़क के किनारे एक छोटी सी खाई में गिर पड़े। तभी एक और एजेंट दौड़कर आया और दोनों ने मिलकर आइशमैन को काबू में कर लिया। उन्होंने उसका मुंह दबा दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे गाड़ी में ठूस दिया। पूरा ऑपरेशन 1 मिनट से भी कम टाइम में खत्म हो गया। ब्यूनो एरीज की उस सड़क पर किसी ने कुछ नहीं देखा। आइशमैन को एक सेफ हाउस ले जाया गया और सेफ हाउस में उससे पूछताछ शुरू हुई। पहले तो आइशमैन बार बार ये कह रहा था कि उसका नाम रिकार्डो क्लेमेंट है। इसके बाद एजेंट्स ने उसके कपड़े उतारने को कहा। उन्हें आइशमैन के शरीर पर एक चीज़ ढूंढनी थी। एसएस ऑफिसर्स की बाईं बाजू का वो टैटू जो उनके ब्लड ग्रुप का इंडिकेटर होता था। उन्होंने आइशमैन की बाजू चेक की, लेकिन वहाँ कोई टैटू नहीं था। लेकिन वहाँ एक कोई पुराना निशान था स्किन के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि आइशमैन ने टैटू हटवा दिया है, लेकिन उसका निशान अभी भी बच गया था। एजेंट्स ने उस आदमी की हाइट और सर का माप लिया और जांच करने पर उस आदमी की हाइट आइशमैन की हाइट से मैच हो गई। उसके सर का माप भी आइशमैन से एग्जैक्टली मैच हो गया। लेकिन अभी भी 100% कंफर्मेशन करना बाकी था। जब पूछताछ लंबी चलने लगी तो उस आदमी ने अपना एक और नाम बताया। उसने बताया कि उसका नाम ऑटो हेनिंगियर है। ये वही नकली नाम था जो आइशमैन ने जर्मनी छोड़ने के बाद इस्तेमाल किया था। इसके बाद एजेंट समझ गए कि ये आदमी ही एडोल्फ आइशमैन है। गलती से एडोल्फ आइशमैन ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। अब वो मोसाद के जाल में था और उसे इजराइल ले जाना बाकी था ताकि उसके ऊपर यहूदियों के मर्डर की सुनवाई हो सके, ताकि उसे सजा मिल सके और ये बात इतिहास में दर्ज हो सके। अब क्योंकि ये ऑपरेशन एक सीक्रेट ऑपरेशन था, इसलिए यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि आइशमैन को इजराइल कैसे लेकर जाएंगे। इसके लिए एक प्लान सोचा गया। अर्जेंटीना की नेशनल एनिवर्सरी आने ही वाली थी।
प्लान बनाया गया कि इसमें शिरकत करने के लिए इजराइल से स्पेशली लोग आएंगे और वो लोग इजराइल की नेशनल एयरलाइन EI के एक स्पेशल विमान में आएंगे। आइडिया ये था कि वापसी में आयुष्मान को क्रू मेंबर बनाकर ले जाएंगे। उसे नशीली दवाइयों से सीडेट किया गया, क्रू की यूनिफॉर्म पहनाई गई, 2 एजेंट्स उसके साथ बैठे जैसे किसी ज़्यादा पीकर आए हुए बंदे को संभालने के लिए 2 बंदे उसके साथ हों। एयरपोर्ट गार्ड ने भी हंसते हुए उन्हें जाने दिया। आयुष्मान को एक डॉक्टर के बगल में फर्स्ट क्लास विंडो सीट पर बैठाया गया। प्लेन ने उड़ान भरी और जैसे ही प्लेन ने अर्जेंटीना का एयर स्पेस छोड़ा, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट आई, एडोल्फ आयुष्मान इस प्लेन पर है और हम उसे इजराइल ले जा रहे हैं जहां उस पर केस चलेगा। जिस आदमी ने लाखों लोगों को मौत दी, वो 15 साल की भागदौड़ के बाद आखिरकार इंसाफ के कटघरे में खड़ा होने वाला था। वहीं जर्मनी में फ्रिज बावर एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार था। वो कॉन्ट्रैक्ट आधा घंटा देर से आया और उसने बावर को बताया कि आयुष्मान अब इजराइल की कस्टडी में है और उस पर केस चलेगा। ये सुनकर बावर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को गले से लगा लिया। आयुष्मान का ट्रायल 1 साल बाद जेरूसलम में शुरू हुआ। पूरा इजराइल इसके बारे में रेडियो में सुन रहा था। इंटरनेशनल टीवी इसकी कवरेज कर रहे थे। जब आयुष्मान पर आरोप लगे तो उसने जवाब दिया, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स ने कुछ और ही कहानी सुनाई। डॉक्यूमेंट्स देखकर पता चला कि आयुष्मान ने जानबूझकर जेनोसाइड को प्लान किया था। यहाँ तक कि जब उसके सुपीरियर्स ने हिचकिचाहट दिखाई थी तो उसने उनसे तकरार भी की थी। इस सुनवाई के दौरान सर्वाइवर्स की गवाहियाँ सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा जाता था। 15 दिसंबर 1961 को एडोल्फ आयुष्मान को लगभग सभी चार्जेस में दोषी पाया गया। उसने आखिर तक कुछ पछतावा नहीं दिखाया। 1 जून 1962 की रात को एडोल्फ आयुष्मान को फांसी दे दी गई। दोस्तों, आज की कहानी गैंगस्टर्स की कहानी से अलग थी क्योंकि ये क्राइम मानव इतिहास के सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे लेता हूँ इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार और जय हिंद।